फ्रेंड्स, वी एकेडमी में आपका वेलकम है। आज मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आई हूँ। मोस्टली मैंने ये चैप्टर उन टॉपिक्स में से लिया है जो एसएससी अपने हर एग्जाम में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पुट करती है। देखा जाए तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आप उसको पूरा का पूरा कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 16 जुलाई से इसी साल को एसएससी के स्टेनो के एग्जाम्स का फॉर्म फिल होने वाला है। इसलिए अब आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स में ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। जो मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ, एसएससी इस टॉपिक्स में से हर साल अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के में क्वेश्चंस पुट करती है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्राचीन भारत को जानने के उसके स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के दो स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक लिखित में उपलब्ध स्रोत हैं जैसे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अभिलेख, शिलालेख, ये सभी हमें लिखित में उपलब्ध साहित्य हैं। और दूसरा है पुरातात्विक। पुरातात्विक का मतलब है पुराने तत्व, वो सभ्यता जो अब नहीं रही है, उसके कुछ पुराने तत्व अभी समाज में मौजूद है। उन तत्वों से हमें उसके बारे में जानकारी निकालनी है कि उस समय का समाज, उस समय की सभ्यता कैसी थी। जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये अभी समाज नहीं है, सभ्यता नहीं है, पर इनकी जानकारी हमें उनके पुराने तत्वों से प्राप्त होती है। अब साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैसे वेद है पहला, जिसमें सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपके वेद। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। वेद के अर्थ को सरल शब्दों में समझाने वाला वेदांग होता है, जिसकी संख्या 4 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। आपके आगे है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर वेदांत कहना, ज्ञान प्राप्त करना। भारतीय राष्ट्रीय वाक्य में जो सत्यमेव जयते है शब्द, वो मुंडकोनिषद उपनिषद से लिया गया है। का स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपको आगे ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स, ये बुलेट्स बहुत हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने में। मैंने बहुत मेहनत की है इस टॉपिक्स को पुट करने में, हर एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को पुट करके ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, रामायण और महाभारत पुराने महाकाव्य ये है। उसके बाद रामायण रचनाकार वाल्मीकि जी, संस्कृत भाषा में लिखा गया, 24,000 श्लोक है, 7 कांड है। उसके बाद है महाभारत, ये आपके रामायण। उसके बाद है महाभारत। महाभारत को पहले जय संहिता नाम से जाना जाता था, जिसके रचनाकार वेद व्यास जी हैं। पहले इन श्लोकों की संख्या 8,800 थी, जो अब वर्तमान में 1 लाख से अधिक हो गई है। और इसमें 18 पर्व है। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट कर चलते हैं। जो अब है पुराण। पुराण को हम पंचम वेद भी कहते हैं। जो लोमवर्ष तथा उग्र सर्वा थे, उनको पुराणों का संकलन करता माना जाता है। और आपके पुराणों में सर्वाधिक जो प्रचलित पुराण है, वो पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, जो शातवाहन वंश में संबंधित है। विष्णु पुराण, जो मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण है, जो आपको गुप्त वंश की जानकारी देता है। ये आपके पुराण हो गए।
पहला हमारा था धार्मिक साहित्य, अब दूसरा हमारा है बौद्ध साहित्य। ये दो ही उस काल में उपस्थित साहित्य थे, धार्मिक साहित्य और बौद्ध साहित्य। धार्मिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत। जातक बुद्ध का पवित्र ग्रंथ, त्रिपिटक प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसके 3 प्रचलित ग्रंथ ये रहे, जिसके 3 प्रचलित ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सभी पाली ग्रंथ में लिखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दिक्निकाय सूत्र मिलिंद नरेश और बौद्ध भिक्षु के बीच का ये वार्तालाप, उसको वर्णन इसमें किया गया है। दीप वंश जो श्रीलंका में है, चोल वंश, कैंडी साम्राज्य के विघटन की जानकारी हमें इस चोल वंश के साहित्य से मिलती है। महावंश मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची, जो मगध के राजा थे उनकी क्रमबद्ध सूची अगर हमें मिलनी है तो वो महावंश में मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब है संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान, आचराग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी संस्कृत ग्रंथ हैं। संस्कृत ग्रंथ में बौद्ध धर्म का ये सबसे पहला ग्रंथ ललित वंसार है। ये सभी जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, ललित विस्तार, दिव्यावदान, आचराग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी उस काल में लिखे गए राजाओं के बारे में हैं, जैसे शुग वंश, मौर्य वंश, मौर्य शासक, शुग शासक, इन सभी के बारे में जानकारी संस्कृत ग्रंथ, ये जो संस्कृत ग्रंथ हैं इनमें इन सभी के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। भगवती सूत्र में आपको महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, महात्मा बुद्ध की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ये जो सभी संस्कृत ग्रंथ के। अब है प्रमुख दर्शन प्रवर्तक। चारवाक, संख्या के कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक उलुक, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखी थी, उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र और समरादित्य हरिभद्र सूरी जी ने लिखी थी। ये सारे आपको प्रमुख प्रवर्तक है, इनकी ये लेखनी आपको याद करनी होगी। कौन सी प्रवर्तक ने कौन सा बुक लिखा था ये आपको याद करना है। ये आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आपको आसानी रहेगी बाद में इसको ये पुट करने की। ये है पतंजलि, ये पतंजलि जी की तस्वीर है। ये सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप विजुअलाइजेशन के साथ इसे करते रहें। नेक्स्ट चलें। कुवैमाला उद्यतन सूरी, कथाकोश जिनेन्द्र सूरी, आदि पुराण जिनेन्द्र सेन, उत्तर पुराण गुणभद्र, गार्ग्य संहिता यूनानी आक्रमण। गार्ग्य संहिता में जो यूनानी आक्रमण भारत पर हुए थे उसकी संपूर्ण जानकारी हमें गार्ग्य संहिता में मिलती है। ये सारे संस्कृत साहित्य हैं जिनके बारे में हमें उस वक्त की संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे है धर्म उत्तर साहित्य। धर्म उत्तर साहित्य में चोल, चैर और पांड्य राज्यों के उदय का वर्णन मिलता है हमें धर्म साहित्य में। स्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी देने वाला एक साहित्यिक धार्मिक साहित्य है मनुस्मृति, जिसमें उस काल की प्राचीन और
प्रामाणिक ऑथेंटिक जानकारी हमें उस समय की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, ये सारे मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार को बताया गया है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ग का पुरुष अगर निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह करता है तो अनुलोम, और अगर उच्च वर्ग की कन्या निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है तो यह प्रतिलोम। नारद स्मृति, गुप्त वंश के विषय की जानकारी नारद स्मृति में से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप नारद स्मृति अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको गुप्त वंश की सारी जानकारी, सारे राजाओं के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। अर्थशास्त्र जैसा आप जानते हैं कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और राजनीति का पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र को माना गया है। राजनीति का पहला साहित्य भारतीय धार्मिक ग्रंथ या साहित्य ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र से, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, वो है अर्थशास्त्र जो चाणक्य जी ने लिखा था। अब मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा हुआ एक नाटक है जो चंद्रगुप्त और उनके गुरु जो चाणक्य थे उस वक्त के पतन और मौर्य के वंश का वर्णन करता है। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के स्थापना का वर्णन इस मुद्रा राक्षस में वर्णित है। ये मुद्रा राक्षस में ये, ठीक है। चले नेक्स्ट, दास जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है हर्षचरित्र, मालविका का अग्निमित्र, हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित पुस्तक। मृग कटिकम शूद्रक द्वारा रचित एक नाटक है। ये देखो, ये ध्यान रखिए आप, ये नाटक है, पुस्तक ये और ये ग्रंथ है। ग्रंथ और इसका ध्यान रखना आप, नाटक और ग्रंथ का। अभी विक्रमादेव चरित्र ये कश्मीरी कवि विल्हड़ द्वारा लिखा गया है। कीर्ति कौमुदी जो पहले आ चुका है, चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है इससे, कीर्ति कौमुदी में चालुक्य वंश। चले नेक्स्ट, अवंती सुंदरी कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित। इसमें पल्लवों के इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। अब ग्रंथ रचनाकार काल, अब तक का जो आपको मैंने आगे बता दिया है उसका अब ग्रंथ रचनाकार के किस ग्रंथ को किस शताब्दी में लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि 6ठी शताब्दी में, रामायण वाल्मीकि 5वीं में, महाभारत 4थी में, अर्थशास्त्र 3री शताब्दी में लिखा गया। इंडिका मौर्य काल, पंचतंत्र विष्णुगुप्त 2री में, महाभाष्य पतंजलि भी 2री में। ये सारे सप्तसहारिता, बुद्ध चरित्र, सौंदरांध, कामसूत्र, कुमार संभव, गुप्त काल, कालिदास, ये सारे ग्रंथ और उसके रचना काल है। जो उस किस शताब्दी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ये है सारी वो डिटेल्स। नेक्स्ट चले, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के समय लिखा गया था गुप्त काल के विषय में। मेघदूत कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था गुप्त काल के विषय में। रघुवंशम कालिदास जी द्वारा लिखा गया गुप्त काल में। मालविका अग्निमित्र, नाट्य शास्त्र, देवी चंद्रगुप्तम, मर्ग कटिकम, सूर्य सिद्धांत, ये सारे आपको लेखक जिस काल में लिखा गया वो और किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको याद करनी होंगी। चले नेक्स्ट चले, अब है विदेशी लेखक और उसके साहित्य। वो तो पिछले जो थे वो हमारे भारतीय साहित्य, पीछे हमने जिन लेखकों का अध्ययन किया वो हमारे भारतीय साहित्यकार थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो
धार्मिक साहित्य हो। अब ये आगे जिन लेखकों के बारे में जानकारी है वो विदेशों से, जो विदेशों से यह हमारे भारत में भ्रमण करने आए, या जो विदेशों से हमारे राजनीति में अपनी भूमिका निभाई, राजाओं दरबाजाओं के राज्य में जो लेखक शासक बनकर रहे, उन्होंने अपने साहित्य में हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में क्या जानकारी दी है, वो अब विदेशी लेखकों और उनके साहित्य के से पढ़ने से हमें पता चलेगा। अब है हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत और ईरान के बीच के आपसी संबंधों का वर्णन है। भारत और ईरान के बीच के आपसी संबंधों का वर्णन इस पुस्तक में है। ठीक है। मेगास्थनीज ये एक विदेशी व्यापारी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सेल्यूकस के राजदूत थे। इन्होंने रचना की इंडिका नामक पुस्तक की, और मौर्य काल का प्रशासनिक और कृषि का वर्णन इस मेगास्थनीज बुक में आपको मिल जाएगा। इस बुक में डायमेकस सीरियन नरेश का राजदूत थे जो बिंदुसार के समय दरबार में आए थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उससे पहले के काल में ये आए थे। उसके बाद है डायनोसियस, प्लिनी, पेंसियांग। ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने पुस्तक जो लिखी वो भारतीय राजनीति और सामाजिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये जो सारी पुस्तकें हैं, ये जो सारे विदेशी यात्री हैं या राजदूत हैं, इन्होंने भारत की उस समय की स्थिति का वर्णन किया है। चाहे आप प्रशासन और कृषि से संबंधित ले लीजिए, चाहे आप दरबार की ले लीजिए, चाहे आप उस समय के पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों का वर्णन हुआ वो ले लीजिए, या उस समय की भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है। नेक्स्ट है हिंसांग, जो सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे और उन्होंने 138 देशों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। फिर एक चीनी यात्री इंस्टिंग, ये चीनी यात्री 670 ईस्वी के आसपास बिहार के प्रदेश में का भ्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय पर भी इन्होंने अपनी रिसर्च निकाली। अब है अरब यात्रियों के वृतांत। अब अरब यात्रियों में अल बरूनी, सुलेमान, अल मसूदी, ये जो है ये सब उस समय के प्रसिद्ध अरब यात्री थे जिन्होंने भारत के विषय में अपनी जानकारी अपने पुस्तक में लिखी। अब है अल बरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ये पुस्तक अल बरूनी ने लिखी जिसमें उन्होंने राजपूत काल के समाज का वर्णन किया है। राजपूत काल के समाज, उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों का वर्णन अल बरूनी ने अपनी इस पुस्तक में किया है। ठीक है। अब तक तो आपने धार्मिक साहित्य या जो रिटर्न में जो मैटर अवेलेबल था उसके बारे में, कौन कौन से ग्रंथ थे जो भारत के उस इतिहास की जानकारी हमें देते थे जो आज अब नहीं है। इससे पहले जो आपने पढ़ा वो लिखित में, रिटर्न में था कि उस साहित्य में, कौन से साहित्य में किस राजनीति का, धार्मिक का, सांस्कृतिक का, रीति रिवाज, पहनावा, उन सब के बारे में जानकारी लिखी गई थी। भारतीय इतिहासकारों ने भी अपने बारे में उनको अवगत करवाया और जो यात्री थे जो दूसरे देश से आए थे उन्होंने भी यहाँ आकर भारत के संबंध में, उनकी सभ्यता संस्कृति पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने ये अलग अलग पुस्तकों में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए। अब वो था जो साहित्य था। अब है पुरातात्विक।
पुरातात्विक जैसा पता है आपको, खुदाई के दौरान प्राप्त वे वस्तुएं जो इतिहास सहायता में मदद करती है। पुराने जो तत्व हैं ये ये सारे हमें पुरातात्विक अवशेष, क्योंकि ये अभी वो अभी सभ्यता आज के समय में मौजूद नहीं है। वो ये पुराने ये सारे तत्व उस सभ्यता के कुछ अवशेष तत्व हैं। जॉन कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक माना जाता है। इन्होंने पहले ये शुरुआत की थी। अब पुरातत्व जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो उसका एक पहला टॉपिक है मुद्राएं या सिक्के। किस काल में कैसे सिक्के थे, सोने के थे, चांदी के थे, कांसे के थे, उससे हमें उस वक्त की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर सोने के सिक्के हैं तो वो समृद्ध राज्य बहुत समृद्ध रहा होगा। अगर चांदी के हैं तो उस समय की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कम रही होगी। सिक्कों से हमें उस काल की जानकारी मिलती है। ये रहे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन शासक द्वारा जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने जारी किए थे। फिर है सातवाहन शासकों ने सीसा और पेटिन, ये एक धातु है, इसके सोने के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, सीसा और पेटिन के सिक्के इन्होंने जारी किए थे सातवाहन वंश ने। क्योंकि गुप्त काल में मौर्य गुप्त में आए थे, और सबसे कम सिक्के गुप्त वंश के बाद मिले हैं। सबसे कम सिक्के उत्तर गुप्त में सबसे कम सिक्के मिले हैं। गुप्त वंश के चले जाने के बाद उसके बाद सबसे कम सिक्के उत्तर गुप्त में जितने भी वंश आए उनमें सोने के सिक्के कम हो गए। अब है अभिलेख। एपिग्राफी कहते हैं अभिलेख के अध्ययन को। अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चदरों पे होते थे। पत्थर पे ये अशोक स्तंभ का अभिलेख है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, ये यूनानी अरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख है। ये सारे अभिलेख या तो पत्थर पे थे या धातु पे थे। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, और अशोक के नाम सबसे स्पष्ट अभिलेख गुजरात मध्य प्रदेश और मास्की आंध्र प्रदेश के अभिलेखों पर है। अशोक के सारे अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी इन सभी भाषा में थे, पर सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अशोक के मिले हैं। लुंगमान और शुरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख, ये दो जो स्थान हैं, इनसे जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो यूनानी अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अब नहीं पढ़ने जा सकने वाले अभिलेख, ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ने जा सकने वाले अभिलेख सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर मिले हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व के जो अभिलेख नहीं अभी तक आज तक नहीं पढ़े जा सके हैं वो सारे। अब है प्रमुख अभिलेख, उनके सैन्य युद्ध, विजय और शासक की जानकारी। हाथी गुफा अभिलेख, कालीराज खारवेल, इस युग की जानकारी, राजा और उसके प्रजा की जानकारी। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का वर्णन है इसमें। नासिक अभिलेख में गौतमी सातकर्णी शतवन का वर्णन है। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त का वर्णन। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्म का वर्णन। एहोल अभिलेख में हर्ष पुलकेशिन सेकंड का वर्णन। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर और प्रतिहार वंश का वर्णन। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल के शासक विजय सेन का वर्णन। ऐरण अभिलेख में सत्यप्रथा भानुगुप्त का वर्णन। ये सारे अभिलेख हैं, और इनमें किस शासकों का वर्णन, किस अभिलेख में किस शासक का वर्णन किया गया है, ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। नेक्स्ट। अब खुदाई। जाहिर सी बात है पुरातात्विक
अवशेष तो खुदाई से ही मिलेंगे। अब है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, खुदाई की 1922 में राखा दलास बैनर्जी ने, 1924 में फिर खुदाई हुई काशीनाथ नारायण जी ने की, फिर 1925 में जॉन मार्शल ने की, फिर 1965 तक ये खोज बंद हो गई, ये खुदाई बंद कर दी गई। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलाविला, राखीगढ़ी ये इनके प्रमुख केंद्र हैं। सिंधु सभ्यता में 6 नगर मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलाविला, राखीगढ़ी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र है। पाकिस्तान के सिंध में शिव पूजा शास्त्रिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। अब सिंधु में काले पड़े गेहूं मिले हैं। दिसंबर 14 में भीलवाड़ा और सिंधु सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ये वाला संपूर्ण खोज जिनके नाम मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, लोथल ये सभी। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा काल में हुआ। सोने का मौर्य गुप्त काल में हुआ और चांदी का सबसे पहला उपयोग हड़प्पा में हुआ। ये मोहनजोदारो के समय की मोहर, जो आप मोहरे उस वक्त काम में आती थी। ये है चूंदड़ो सभ्यता की मोहर, ये हड़प्पा सभ्यता की मोहर, ये मोहनजोदारो की मोहर और ये है मोहनजोदारो। ये सारे विजुअलाइजेशन स्थल हैं। अब ऋग्वेद में हड़प्पा संस्कृति को हरियूपिया कहा गया है। ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। हड़प्पा को सिंधु घाटी का प्रथम राजधानी माना जाता है हड़प्पा को, और मुख्य भोजन वहां का गेहूं था। अब इसका निष्कर्ष, आपने जो अब तक का आज ये टॉपिक पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है? यही है कि इतिहास के स्रोतों का उद्देश्य क्या है कि हम अपने इतिहास को जाने, उस वक्त की संस्कृति प्राचीन, उसकी भारतीय धार्मिक मान्यताएं, उसके दार्शनिक स्थल ये सब कैसे थे, उनकी जानकारी हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती, एक तो साहित्यिक और एक पुरातात्विक। आज हमने इस टॉपिक में यही पढ़ा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जानने के लिए 2 स्रोत मूल रूप से हैं, एक तो साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक वो धार्मिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, दार्शनिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, और पुरातात्विक जो खुदाई में हमें अवशेष मिले, जो मोहरें मिली, जो स्थल मिले, उन सभी से हमें उस वक्त की, उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की सभ्यता, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान, ये सब कैसा था। इतिहास को जानने के लिए हमें उसके पुराने तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक में मैंने आपको जो भी डिटेल्स दी है वो पॉइंट टू पॉइंट, बुलेट टू बुलेट प्रूफ है। सारी डिटेल्स मैंने आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनको सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ये बुलेट्स वहां से लिए हैं। ये सच में आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करेगा ये वीडियो, और आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो भी मैं आपको टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आपको अवेलेबल करवाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आप इतना पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। 16 जुलाई से एसएससी स्टेनो का फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप धीरे धीरे उस पूरे चैप्टर को इजीली करो। जो मैं आपको टॉपिक्स अवेलेबल करवा रही हूँ आप उनको पढ़ लीजिए, बाकी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट डालिए। आपको कौन से टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आपको वहां पे अवेलेबल करवा दूंगी। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा